आ जाएंगे सभी साथी क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, आप लोगों के प्रेम और आप लोगों के उत्साह के चलते शिक्षकों में भी एक जुनून आ जाता है। जिस प्रकार का आप प्रेम और स्नेह दे रहे हैं, उसी प्रकार से हम भी प्रयास करने वाले हैं साथियों। हम भी प्रयास करेंगे कि आप लोगों को अच्छा कंटेंट दिया जाए और आप लोगों की एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ आप लोगों को पढ़ा दिया जाए। तो साथियों, तबीयत नाराज़ थी, आप सभी लोगों को पता है। क्योंकि देखिए, तबीयत में भी जो ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि शरीर में क्या है, थोड़ा थोड़ा दर्द है, वीकनेस फील होती है, बार बार नींद आती है। समस्या ये चल रही है और कोई दिक्कत वाली बात ज़्यादा नहीं है। ठीक है। तो आज हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कार्ल मार्क्स के रूप में, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए। कार्ल मार्क्स को आज देख लेते हैं। 3-4 दिन अपना कार्ल मार्क्स चलेगा, उसके बाद हम लोग लेनिन को देख लेंगे, है ना। लेनिन के बाद एक चाइनीज़ विचारक हैं, माओ से जेडोंग तुंग हैं। उनके बाद हम लोग भारतीय राजनीतिक विचारक देखेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध वगैरह और तुलनात्मक राजनीति, लोक प्रशासन आदि आदि जो भी चीज़ रह जाती है हम लोग देखते हुए चलेंगे। ठीक है। तो साथियों, देर ना करते हुए, थोड़ा तकनीकी समस्या भी है आज, क्योंकि इन्वर्टर ज़्यादा चार्ज नहीं है और लाइट भी आई नहीं है। मौसम ख़राब है, आप सभी लोग जानते होंगे कि आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा कि कभी लाइट नहीं आ रही सर जी, कभी इन्वर्टर डाउन है। तो यही समस्या हमारे साथ होती है। जो समस्याएं आपके साथ है वही समस्या हमारे साथ है, क्योंकि भैया हम कोई भगवान थोड़ा ही ना है ना। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो आज बात करते हैं जो समाजवादी विचारक हैं कार्ल मार्क्स, वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। तो चलिए साथियों, आज टॉपिक डाल दीजिए कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे मेरे साथी। बहुत ही प्रयास करूंगा मैं साथियों आप लोगों को बेहतर ढंग से समझाने का, और आप लोग ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा। साथ के साथ लिखेंगे, साथ के साथ समझेंगे हम लोग। ज़्यादा टाइम है नहीं, क्योंकि साथियों आप जानते हैं कि इन्वर्टर डाउन है। ठीक है। चलिए, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स 1819 से लेकर के 1883 ईस्वी तक इनका क्या रहा मेरे साथी? इनका जीवन काल रहा। ठीक। तो कार्ल मार्क्स का जो जीवन काल रहा वो 1819 से लेकर के और 1883 के मध्य इनका जीवन काल रहा। इसी के बीच में इन्होंने तमाम काम किए, है ना, समाजवाद के लिए। तो साथियों, हम समझते हैं जो कार्ल मार्क्स थे मेरे साथी, कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो 5 मई 1819 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो जर्मनी का एक शहर पड़ता है ट्रिब्स, यानी कि ट्रिब्स नगर में हुआ था। मैंने आपको बताया कि जो कार्ल मार्क्स थे अपने, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? जर्मनी में हुआ, 5 मई 1819 को, है ना। एक शहर पड़ता है, एक नगर पड़ता है ट्रिब्स, ट्रिब्स नामक नगर में हुआ था। और इनका जो परिवार था वो यहूदी परिवार था। कैसा परिवार था मेरे साथी? इनका परिवार कैसा था? तो यहूदी परिवार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। जब ये 6 वर्ष के थे, जिस समय कार्ल मार्क्स 6 वर्ष का था, उसी समय इसके माता पिता ने यहूदी धर्म को त्याग दिया और ईसाई धर्म को अपना लिया था साथियों। तो जिस समय कार्ल मार्क्स 6 वर्ष का था, उसी समय बचपन में ही इसके माता पिता ने यहूदी धर्म को त्याग कर ईसाई धर्म को अपना लिया था। समझ रहे आप मेरी बात? तो इसने बचपन में जो धर्म का धर्मांतरण देखा, धर्म का जो परिवर्तित रूप देखा इसने बचपन में, तो बचपन से ही इसके क्या थी, धर्म के प्रति से घृणा सी हो गई थी।
धर्म के प्रति इसे क्या हो गई थी, घृणा सी हो गई थी, और ये क्या हो गया था, धर्म का एक प्रकार से विरोधी हो गया था। कार्ल मार्क्स का एक प्रसिद्ध कथन है साथियों कि धर्म क्या है, धर्म एक अफीम की गोली है। धर्म क्या है, धर्म अफीम की गोली है। कार्ल मार्क्स कहता है कि धर्म के माध्यम से ही एक वर्ग दूसरे वर्ग पर क्या करता है, शासन करता है, और उसका क्या करता है, शोषण करता है। यानी कि उच्च वर्ग निम्न वर्ग का जो सर्वहारा वर्ग है, आपके आगे मैं समझाऊंगा, तो जो उच्च वर्ग है, जो जिसका उत्पादन के साधनों पर क्या है, स्वामित्व है, वो क्या करता है, वो सर्वहारा वर्ग या जो गरीब या मजदूर वर्ग है, उसका क्या करता है, शोषण करता है धर्म के माध्यम से। इसलिए साथियों कार्ल मार्क्स ने धर्म को क्या बताया, एक अफीम की गोली के समान बताया कि धर्म क्या है, धर्म अफीम की गोली है। समझ रहे हैं आप मेरी बात। इसकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी साथी मेरे, इसकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी कार्ल मार्क्स की, वो किसके घर पर हुई थी, तो एक व्यक्ति थे वेस्टफैलन। तो वेस्टफैलन नामक व्यक्ति के घर पर क्या हुई थी, इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई थी। आगे चल कर के वेस्टफैलन ने अपनी बिटिया यानी अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ करा दिया था, तो कार्ल मार्क्स के साथ करा दिया। यानी कि वेस्टफैलन आगे चल कर के क्या बने, कार्ल मार्क्स के ससुर जी बने। बात क्लियर समझ में आ रही है। तो वेस्टफैलन आगे चल कर क्या बने, कार्ल मार्क्स के ससुर जी बने। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो वेस्टफैलन ने अपना जो उसकी पत्नी, जो उसकी जो बेटी थी, उसका विवाह किसके साथ करा दिया, कार्ल मार्क्स के साथ करा दिया था। बात क्लियर है यहाँ तक, चलिए बहुत बढ़िया। आगे चल कर साथियों ये जो उच्च शिक्षा के लिए प्रारंभिक शिक्षा कंप्लीट करने के बाद, पूरी करने के पश्चात उच्च शिक्षा के लिए 17 वर्ष की आयु में यानी कि 1835 के आसपास ये कहाँ चले गए मेरे साथी, ये जो चले गए, ये बॉन विश्वविद्यालय गए। ये कहाँ गए, ये बॉन विश्वविद्यालय गए कानून की पढ़ाई करने, यानी लॉ की पढ़ाई करने। कहाँ चले गए ये गए भाई साहब बॉन विश्वविद्यालय। और बॉन विश्वविद्यालय में ये लगभग 1 साल तक रुके। इन्होंने सोचा कि भाई साहब पहले हम वकील बनेंगे, पहले हम वकील की पढ़ाई करेंगे। पास ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इन्होंने सोचा कि हम पहले लॉ की पढ़ाई करते हैं बॉन विश्वविद्यालय में, उसके पश्चात हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन भाई साहब इनका लॉ की पढ़ाई में मन नहीं लगा, कार्ल मार्क्स का लॉ की पढ़ाई में मन नहीं लगा। 1 साल की पढ़ाई करने के पश्चात ये क्या हुए, ये उस लॉ की पढ़ाई को छोड़ करके ये कहाँ चले गए, ये बर्लिन विश्वविद्यालय में चले गए। ये कहाँ चले गए मेरे साथी, ये बर्लिन विश्वविद्यालय में चले गए। किस चीज़ का अध्ययन करने के लिए, इतिहास और दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने के लिए चले गए बर्लिन विश्वविद्यालय में। बात क्लियर है। इस समय बर्लिन में क्या था साथियों, बर्लिन में जो हीगल था, हीगल की मृत्यु हो चुकी थी। सुनते रहिएगा ध्यान से। बर्लिन में क्या था, बर्लिन में हीगल की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन हीगल के सिद्धांतों को, हीगल के जो उसके जो द्वंद्ववाद था या फिर हीगल का जो विचार थे, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए एक संस्था हुआ करती थी, यंग हेगेलियंस नामक संस्था। कौन संस्था थी, यंग हेगेलियंस नामक संस्था हुआ करती थी। इसका क्या काम था, ये जो हीगल था, हीगल के विचारों का प्रचार प्रसार करती थी। कहाँ पर, बर्लिन में। बात क्लियर समझ में आ रही है मेरी, चलिए बहुत बढ़िया। तो बर्लिन में हीगल के विचारों का प्रचार प्रसार किसकी जिम्मेदारी थी, तो यंग हेगेलियंस नामक संस्था की जिम्मेदारी थी। यंग हेगेलियंस नामक संस्था जो थी साथियों, ये क्या करती थी, ये रहनिस टाइम्स नामक पत्रिका निकालती थी। कौन सी पत्रिका निकालती थी भाई साहब, रहनिस टाइम्स नामक क्या निकालती थी, पत्रिका निकालती थी। बात समझ में आ रही है। आगे चल करके साथियों जब कार्ल मार्क्स ने इतिहास और दर्शन शास्त्र का अध्ययन कर लिया, उसके बाद साथियों ये जो था, ये यंग हेगेलियंस नामक जो संस्था थी, जो रहनिस टाइम्स नामक पत्रिका निकालती थी, उस पत्रिका का प्रधान संपादक बना।
उस पत्रिका का क्या बना, प्रधान संपादक बना। और हीगल का जो द्वंद्ववाद था, हीगल के जो विचार थे, हीगल के विचार और हीगल का द्वंद्ववाद का प्रभाव किस पर दिखाई देता है, तो कार्ल मार्क्स पर भी पड़ा। बात समझ में आ रही है मेरी? तो हीगल के द्वंद्ववाद और हीगल का जो विचार थे उनका प्रभाव किस पर दिखाई देता है, तो कार्ल मार्क्स पर उनका प्रभाव पड़ा। क्योंकि वो क्या थे, वो हीगल के विचारों से संबंधित जो पत्रिका थी रेहनिश टाइम्स पत्रिका, उसके प्रधान संपादक थे। जब प्रधान संपादक थे, उनके विचारों को फैलाते थे, तो क्या हुआ कि भाई उनके विचार जो है कार्ल मार्क्स पर भी पड़े। कार्ल मार्क्स ने द्वंद्ववाद को भी हीगल से अपनाया। बात समझ में आ रही है मेरी? चलिए आगे बढ़े, बात समझ में आ रही है? चलिए, तो साथियों आगे चल करके 1843 ईस्वी की बात है, यहाँ तक तो क्लियर होगा। 1843 ईस्वी के आसपास ये क्या कहे, ये जो कार्ल मार्क्स थे हमारे, ये समाजवाद का अध्ययन करने के लिए कहाँ चले गए, पेरिस चले गए साथियों। समाजवाद का अध्ययन करने के लिए कहाँ गए मेरे साथी, ये पेरिस गए। ये कहाँ गए, ये पेरिस गए। और पेरिस जैसे ही ये पहुँचे, पेरिस में कार्ल मार्क्स की जो मुलाकात हुई वो एंजल्स से हुई। किससे हुई, एंजल्स से हुई। एंजल्स लड़की नहीं थी कि आप लोग सोचे कि भाई साहब लड़की से मुलाकात, भाई मुलाकात का मतलब आप लोग दूसरे सेंस में लेकर के जाते हैं, समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो मुलाकात का मतलब विचारों की मुलाकात। कहीं आप सोच रहे हो भैया मुलाकात दूसरी दिशा में जा रही हो। तो एंजल्स क्या था, एंजल्स एक पेरिस का एक बड़ा उद्योगपति व्यक्ति हुआ करता था, उसका एक पुत्र था एंजल्स। तो उद्योगपति जो थे उसका पुत्र था एंजल्स। तो एंजल्स के पिता क्या थे, एक बहुत बड़े उद्योगपति थे। इनके कारखाने, इनके उद्योग जो थे वो इंग्लैंड, जर्मन, पेरिस इन सब में हुआ करती थी। काफ़ी बड़ा उद्योगपति था पेरिस, जो एंजल्स थे उनके पिताजी। तो साथियों जो एंजल्स थे, एंजल्स और जो कार्ल मार्क्स थे, इन दोनों के विचारों में क्या देखी गई, काफ़ी समानता देखी गई, काफ़ी समानता देखी गई। एंजल्स ने साथियों कार्ल मार्क्स के लिए बताया कि इंग्लैंड में जो मजदूरों की जो जर्जर स्थिति का कारण जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी व्यवस्था है, उसके बारे में कार्ल मार्क्स से चर्चा करी और उससे बाहर निकलने के बारे में भी काफ़ी चर्चा करी। कुल मिला के कहा जाए साथियों तो एंजल्स और जो मार्क्स थे, इन दोनों के विचारों में समानता देखी गई, समरूपता देखी गई। तो साथियों इन दोनों ने क्या करा, इन दोनों ने समाजवाद को लेकर के, समाजवाद के लिए आगे चल करके कार्य करने का प्रयास किया, समाजवाद के लिए कार्य करने का प्रयास किया साथियों। तो जो कार्ल मार्क्स थे, कार्ल मार्क्स क्या बने, तो मार्क्स तो साथियों, मार्क्स जो बना वो सिद्धांतवेत्ता बना। मार्क्स क्या बना, मार्क्स सिद्धांतवेत्ता बना, यानी कि सिद्धांतों को देने वाला, सिद्धांत बनाने वाला। और जो एंजल्स था, एंजल्स क्या बना मेरे साथी, एंजल्स प्रचारकर्ता बना। एंजल्स प्रचारकर्ता या फिर संगठनकर्ता के रूप में जाना गया। बात समझ में आ रही है मेरी? तो मैंने आपको बताया कि जो कार्ल मार्क्स थे, जो एंजल्स थे, दोनों के विचारों में समानता थी। इन्होंने क्या करा, समाजवाद के लिए कार्य करने का प्रयास किया, मिलकर कार्य करना शुरू किया। तो जो कार्ल मार्क्स थे, कार्ल मार्क्स सिद्धांतकर्ता बने, सिद्धांतवेत्ता बने। और जो एंजल्स थे, एंजल्स क्या बने मेरे साथी, एंजल्स अपने संगठनकर्ता या फिर प्रचारकर्ता बने। व्यावहारिक रूप में प्रचार प्रसार करने के लिए कौन जाने गए, तो एंजल्स को ये जिम्मेदारी दी गई। सिद्धांत बनाने की जिम्मेदारी किसे दी गई, तो कार्ल मार्क्स को दी गई साथियों। कुल मिला के कहा जाए तो कार्ल मार्क्स और जो एंजल्स थे, इन दोनों के विचारों में कोई भी मतलब असमानता नहीं थी। कुल मिला के दोनों के विचारों में समानता थी। कार्ल मार्क्स के विचार एंजल्स के विचार थे और एंजल्स के विचार किसके विचार थे, कार्ल मार्क्स के विचार थे।
जिस प्रकार से मैंने आपको पढ़ाया होगा प्लेटो और सुकरात में कि भाई साहब प्लेटो में और सुकरात में दोनों में कोई अंतर नहीं था, दोनों में कोई अंतर नहीं था, दोनों के विचार एक समान थे। यानी कि प्लेटो ने जो भी कहा था उस समय, मैं प्लेटो और सुकरात की बात कर रहा हूँ, प्लेटो ने जो भी कहा था वो अपने गुरु यानी सुकरात के मुख से कहलवाया था। चलिए, तो प्लेटो ने जो भी कहा था वो अपने गुरु सुकरात के मुख से कहलवाया था। इस प्रकार से प्लेटो सोचते थे, यानी जो गुरु उनके जो सुकरात सोचते थे उसी प्रकार से प्लेटो सोचते थे। दोनों के विचारों में कोई असमानता नहीं थी। सुकरात के विचार प्लेटो के विचार थे, प्लेटो के विचार सुकरात के विचार थे। इसी के समकक्ष एक विचारक थे हरनसा। मैंने आपको बताया कि तो हरनसा जो थे, हरनसा ने तो बताया भी था भाई सुकरात और प्लेटो के बारे में। हरनसा कहते हैं कि सौभाग्य से सुकरात को प्लेटो जैसा शिष्य मिला जिसकी द्वंद्ववादी प्रतिभा स्वयं अपने गुरु के समान है, स्वयं अपने गुरु के समान है। हो सकता है तर्कों को प्रस्तुत करते समय दोनों के विचारों में कुछ असमानता दिखाई देती हो, लेकिन व्यवहार में दोनों के विचारों को अलग कर पाना संभव नहीं है। मेरी बात क्लियर समझ में आ रही है? तो ऐसे ही क्या था, ऐसे ही एंजल्स के और मार्क्स के विचार थे। तो जो एंजल्स के विचार थे वही मार्क्स के विचार थे, जो मार्क्स के विचार थे वही एंजल्स के विचार थे। एंजल्स ने जो भी कहा वो अपने कार्ल मार्क्स के मुख से कहलवाया, ऐसे समझ लीजिएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो दोनों के विचारों में एक प्रकार से समरूपता देखी गई मेरे साथी। सही है। तो इंग्लैंड में मार्क्स से पहले, इंग्लैंड में साथियों मार्क्स से पहले क्या था, काल्पनिक समाजवाद विद्यमान था। इंग्लैंड में मार्क्स से पहले क्या था मेरे साथी, काल्पनिक समाजवाद विद्यमान था। को काल्पनिक समाजवाद के जो प्रवर्तक हैं, जो उसके प्रतिपादक हैं, वो कौन है? तो वो रॉबर्ट ओवेन माने जाते हैं। यानी काल्पनिक समाजवाद के प्रवर्तक या प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? रॉबर्ट ओवेन माने जाते हैं। इसके समर्थक कौन कौन माने जाते हैं? तो चार्ल्स फोरियर हैं, टॉमस मूर हैं, सेंट साइमन हैं। ये सभी लोग क्या माने जाते हैं? काल्पनिक समाजवाद के समर्थक माने जाते हैं। टॉमस मूर की तो साथियों एक किताब है, कौन सी? यूटोपिया। यूटोपिया किसकी किताब है? टॉमस मूर की किताब है। तो साथियों जो काल्पनिक समाजवादी थे, काल्पनिक समाजवादी जो थे मेरे साथी, काल्पनिक समाजवादियों ने इंग्लैंड में मजदूरों की जो दुर्दशा थी उसका कारण पूंजीवादी व्यवस्था बताया। मेरी बात समझिएगा। जो काल्पनिक समाजवादी थे, किससे पहले? मार्क्स से पहले इंग्लैंड में, तो उन लोगों ने जो मजदूर थे, मजदूरों की दुर्दशा के कारण, उनके हाशिए पर पहुंचने का कारण पूंजीवादी व्यवस्था बताया था। लेकिन उससे बाहर निकलने का उन्होंने कोई भी तंत्र मंत्र नहीं बताया था भाई साहब। तो उससे बाहर निकलने का उन्होंने कोई भी उपाय नहीं बताया था। बात क्लियर समझ में आई? तो मैंने आपको बताया कि मार्क्स से पहले इंग्लैंड में, कार्ल मार्क्स की विचारधारा से पहले इंग्लैंड में क्या था? काल्पनिक समाजवादी थे। काल्पनिक समाजवादी जो थे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इंग्लैंड में मजदूरों की दुर्दशा का कारण पूंजीवादी व्यवस्था बताया था, लेकिन पूंजीवादी यानी कि उस व्यवस्था से बाहर निकलने का उन्होंने कोई भी कारण, कोई भी उसका निवारण नहीं बताया था। ठीक है। और किस प्रकार से समाजवाद को स्थापित किया जाए उसका निवारण नहीं बताया मेरे साथी। बात क्लियर है? सही है। तो इन्हीं काल्पनिक समाजवादियों की आलोचना करते हुए वेपर क्या कहते हैं मेरे साथी? वेपर ने कथन कहा, वेपर क्या कहते हैं? वेपर ने कहा कि काल्पनिक समाजवादियों ने सुंदर गुलाब के पुष्प की कल्पना तो की। समाजवादियों ने, यानी काल्पनिक समाजवादियों ने सुंदर गुलाब के पुष्प की कल्पना तो की,
लेकिन इसके लिए जमीन तैयार नहीं की, लेकिन इसके लिए जमीन तैयार नहीं की। कौन कहते हैं? तो वेपर कहते हैं, काल्पनिक समाजवादियों के आलोचना करते हुए। बात क्लियर है मेरे साथी? बात क्लियर है भाई? वही साथियों जो मार्क्स थे अपने, मार्क्स ने साथियों जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कारण मजदूरों की दुर्दशा जो हुई थी, उसके लिए उन्होंने रास्ता भी बताया, निवारण भी बताया, और समाजवाद कैसे स्थापित किया जाए वो भी बताया। इसलिए साथियों मार्क्स को क्या कहा जाता है? इसलिए मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है मेरे साथी। मार्क्स ने साथियों, मार्क्स ने, अभी सुनते रहिएगा, मार्क्स ने क्या कहा? मार्क्स ने संसद को क्या कहा? मार्क्स ने संसद को गप मारने की दुकान और सांसदों को पूंजीपतियों का वकील कहा मेरे साथी। बात समझ में आ रही है? नहीं, बिल्कुल आ रही होगी। ठीक है भाई। तो आप लोग साथियों आगे लिखने का प्रयास करें, थोड़ा सा और है, यदि समझना चाहें तो समझ लीजिए, चले पूरा ही बता देता हूँ। तो साथियों जो कार्ल मार्क्स थे, मार्क्स जो थे साथियों, उन्होंने ऐतिहासिक पद्धत और विकासवादी पद्धत में क्या किया है? उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है अपना। कार्ल मार्क्स जो थे, कार्ल मार्क्स पर किस किस का प्रभाव पड़ा? तो हीगल का प्रभाव पड़ा साथियों, और फ्यूरबैक का प्रभाव पड़ा। किसका प्रभाव पड़ा? हीगल का और फ्यूरबैक का प्रभाव पड़ा। हीगल से उन्होंने द्वंद्ववाद को अपनाया, और फ्यूरबैक से उन्होंने भौतिकवाद को अपनाया, यानी भौतिकवाद के विचार को अपनाया। फ्यूरबैक का साथी एक प्रसिद्ध कथन है, फ्यूरबैक का एक प्रसिद्ध कथन है मेरे साथी। उनका कथन है कि ईश्वर ने, सुनते रहिएगा, फ्यूरबैक का एक प्रसिद्ध कथन है कि ईश्वर ने मानव को नहीं बनाया। यानी कि फ्यूरबैक कहते हैं कि ईश्वर ने मानव का सृजन नहीं किया, बल्कि मानव ने ही ईश्वर का सृजन किया है। मेरी बात समझ रहे हैं साथियों? इस कथन से मुझे याद आया मेरे साथी कि मैं एक वीडियो देख रहा था, तो एक वीडियो मेरे सामने आई, मैं थोड़ा स्क्रॉल कर रहा था। होता क्या है कि जब खाली टाइम होता है तो हम भी थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, कुछ ना कुछ न्यूज़ आ रही है भी नई नई। तो हमने देखा कि भाई जो एक देवी माता की मूर्ति थी, है ना, एक देवी माता की मूर्ति थी, ठीक है भैया। जब एक देवी माता की मूर्ति थी तो एक दो व्यक्ति थे, वो आपने भी देखी होगी, दो व्यक्ति थे। एक मेरे ख्याल से डॉक्टर था, जाने कौन था। तो वो जो था वो स्टेथोस्कोप होता है, दिल की धड़कन जो सुनता है, डॉक्टर जो लगाता है कान में, स्टेथोस्कोप जो था उससे क्या कर रहा था? देवी माता के यहाँ लगा के भैया मूर्ति पे सीना के धोरा लगा के, है ना, क्या देख रहा था? दिल की धड़कन देख रहा था, सुन के नूं करके देख रही है भाई साहब। तो क्योंकि हाँ आ रही है, आ रही है, आ रही है ना, आ रही है। फिर दूसरा व्यक्ति हटे, जब मैं देखूं, हटी भैया मैं देखूं, तो वो लगाने लगा, वो देखने लगा कि हाँ आ तो रही है भाई साहब। समझ रहे हैं मेरी बात? तो फ्यूरबैक के इस कथन से ये साबित हो रहा है कि वर्तमान में साथियों आधुनिक युग में जो वैज्ञानिक युग है, इस समय लोगों की मानसिकता कहाँ तक पहुंची है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो फिर फीडबैक का मुझे लग रहा है यहाँ पर कथन सही हो रहा है ना, कि ईश्वर ने मानव का सृजन नहीं किया, बल्कि मानव ने ही ईश्वर का सृजन किया है। भाई तमाम मूर्तियां मानव ने तो बनाई है ना, और मानव ही उनमें प्राण डालने के प्रयास किए जा रहे हैं, मूर्तियों में प्राण डालने के प्रयास किए जा रहे हैं भैया। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यदि आप इतने प्राण के दयनीय हो रहे हैं, प्राण के देता हो रहे हैं, तो भाई जो बॉर्डर पर जो शहीद हो रहे हैं उनके अंदर ही प्राण डाल दीजिए, उनका घर परिवार तो सुख शांति से रहेगा, एक महिला का सिंदूर तो बचेगा। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। लेकिन नहीं भाई नहीं, समाज में साथियों इस समय क्या चल रहा है? इस समय समाज में सांप्रदायिकता की लड़ाई चल रही है, जो आप लोग देख भी रहे होंगे। सत्य बात है, सत्य ही बोलते हैं हम लोग, डरते नहीं किसी से,
ठीक है, क्योंकि संविधान अपने साथ है, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो चलिए साथियों, ये बात तो थी अपनी। तो फ्यूरबैक का प्रसिद्ध कथन है कि ईश्वर ने मानव का सृजन नहीं किया, बल्कि मानव ने ही ईश्वर का सृजन किया है साथियों। जो अपने कार्ल मार्क्स थे मार्क्स ने साथियों ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी समाजवादियों एवं ब्रिटिश आदर्शवादियों से काफ़ी प्रभावित था। कौन? मार्क्स। मार्क्स की जो मृत्यु हुई मेरे साथी 1883 ईस्वी में इनकी क्या हुई? मृत्यु हुई। बात क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। तो साथियों लिखने का प्रयास कीजिए बहुत जल्दी, समय का अभाव है अपने पास, ठीक है। और समय का अभाव होने के कारण यदि मेरे साथी चलिए मैं ही लिख देता हूँ, आप कहेंगे कि गुरुजी ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग कमेंट करके बता दें मुझे। जैसे क्या होता है कि समझाते समझाते पूरा टॉपिक ऐसे ही मैंने समझा दिया, ठीक है। अगर मैं दोबारा लिखूंगा तो क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो आप मुझे कमेंट करके बता दिया करें कि सर आप जब पूरी टॉपिक समझा देते हैं तो आप बोल दिया करें या फिर आप लिख दिया करें, आप मुझे बता दें। वरना मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो भाई साहब समझाने का और लिखने का तरीका जो मेरा है वो बेस्ट है, मुझे लगता है अपने आप में ठीक है। ठीक है भाई। तो लिखें भाई कार्ल मार्क्स के बारे में, लिखिए वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1819 ईस्वी को 1819 ईस्वी को कहाँ पर हुआ था भाई? जर्मनी के ट्रिप्स नामक नगर में हुआ था। नगर में हुआ था। यहाँ पर ऐसे लिखिए, नगर में यहूदी परिवार में हुआ था, ऐसे लिखिए, परिवार में हुआ था। बात समझ में आ गई? चलिए जिस समय मार्क्स 6 वर्ष का था, जिस समय मार्क्स कितने वर्ष का था? 6 वर्ष का था। उस समय उसके माता पिता यहूदी धर्म को त्याग कर ईसाई धर्म को अपना लिए थे। आगे लिखिए, इस तरह धर्म के इस धर्मांतरण रूप को देखते हुए उसे
धर्म से घृणा हो गई थी और वह धर्म का विरोधी बन गया। धर्म का विरोधी बन गया। कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं? कार्ल मार्क्स का प्रसिद्ध कथन है मेरे साथी, कार्ल मार्क्स का, लिखिए, मार्क्स का प्रसिद्ध कथन है। क्या कथन है? उन्होंने कहा कि धर्म अफीम की गोली है। धर्म क्या है? अफीम की गोली है। अर्थात मार्क्स ने धर्म को एक ऐसी अफीम की गोली बताया जिसके माध्यम से एक वर्ग दूसरे वर्ग पर क्या करता है? दूसरे वर्ग का शोषण करता है। दूसरे वर्ग का शोषण करता है। बात क्लियर समझ में आई मेरी आपको? चलिए यहाँ पर लिखिए, मार्क्स की प्रारंभिक शिक्षा किसके घर पर हुई थी? वेस्टफैलन प्रारंभिक शिक्षा वेस्टफैलन नामक व्यक्ति के घर पर हुई थी। वेस्टफैलन नामक व्यक्ति के घर पर हुई थी। आगे चलकर वेस्टफैलन ने अपनी पुत्री का विवाह कार्ल मार्क्स के साथ करा दिया और वे मार्क्स के ससुर जी बने थे। बहुत बढ़िया भैया, लो जी ब्याह करा दिया हमने। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे लिखिए, प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात
17 वर्ष की आयु में लगभग 1835 में 1835 में वे लॉ की पढ़ाई हेतु वॉन विश्वविद्यालय चले गए, लेकिन कानून की पढ़ाई में मन न लगने के कारण एक वर्ष पश्चात यानी उसके बाद वे बर्लिन विश्वविद्यालय में इतिहास एवं दर्शन शास्त्र की शिक्षा के लिए गए। ठीक है भाई, ठीक है मेरे मित्रों, इतनी बात क्लियर समझ में आई? लिखते रहें आप लोग, जरा उतारिए बहुत जल्दी। चलिए, तो धर्म को अफीम की गोली किसने बताया मेरे साथी? मार्क्स ने बताया। और दूसरा कथन मैंने किसका बताया था आपको, है ना? बताइए जरा, आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे मुझे कि निम्न में से ये किसका कथन है, कि यह किसका कथन है कि ईश्वर ने मानव का सृजन नहीं किया, ईश्वर ने मानव का सृजन नहीं किया, बल्कि मानव ने ही ईश्वर का सृजन किया है। आपको देवी माता वाली बात से याद आ जाएगा, है ना? अभी जो अपना राम मंदिर बना है अयोध्या में, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, प्राण डाले गए थे, उससे ध्यान आ जाएगा, है ना? अरे भाई उसकी बात का क्या हो रहा है, उसकी बात का भाई बिल्कुल कहा जाए तो सापेक्ष तरीक़ा से दिखाई दे रही है, निरपेक्ष नहीं, सापेक्ष तरीक़ा से दिखाई दे रही है बिल्कुल हमें, कि हाँ गुरुजी बात आपकी ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जो मार्क्स थे वो मार्क्स कहाँ गए भैया? बर्लिन विश्वविद्यालय में चले गए। किसके लिए? इतिहास और दर्शन शास्त्र की शिक्षा लेने के लिए। इस समय क्या था साथियों, बर्लिन में क्या था? बर्लिन में हीगल की मृत्यु हो चुकी थी। चलिए लिखिए, इस समय बर्लिन में हीगल की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन हीगल के विचारों, मैं बिल्कुल साधारण भाषा में लिखता हूँ साथियों, लेकिन हीगल के विचारों के प्रचार प्रसार की प्रक्रिया की
प्रक्रिया चल रही थी और हीगल के विचारों के प्रचार प्रसार हेतु यंग हेगेलियंस नामक संस्था रहनिस टाइम्स यंग हेगेलियंस नामक संस्था रहनिस टाइम्स नामक पत्रिका निकालती थी। लिखिए, रहनिस टाइम्स नामक पत्रिका निकालती थी। ठीक है भाई, कौन सी पत्रिका निकल रही है? रहनिस टाइम्स। कौन सी संस्था है? तो भैया यंग हेगेलियंस नामक संस्था है। ठीक है भाई, चलिए आगे लिखें। मार्क्स ने इतिहास और दर्शन शास्त्र का अध्ययन करके मार्क्स ने इतिहास और दर्शन शास्त्र का अध्ययन करके रहनिस टाइम्स नामक पत्रिका का क्या बना भाई? प्रधान संपादक बना। तो रहनिस टाइम्स पत्रिका का क्या बना? प्रधान संपादक बना। और हीगल के द्वंद्ववाद का इस पर प्रभाव भी पड़ा। प्रभाव पड़ा। तो हीगल के द्वंद्ववाद का इस पर क्या पड़ा भैया? प्रभाव पड़ा। अठारह सौ 43 में लिखिए, 1843 ईस्वी में मार्क्स कहाँ गए भैया? मार्क्स समाजवाद के अध्ययन के लिए पेरिस गया। कहाँ गया भैया? पेरिस गया। यहाँ इसकी मुलाकात किससे हुई? यहाँ इसकी मुलाकात एंजिल्स से हुई। एंजिल्स से हुई। एंजिल्स क्या था? एंजिल्स पेरिस के ही बड़े उद्योगपति
का बेटा था, का बेटा था, जिसके उद्योग अन्य शहरों में विद्यमान थे, अन्य शहरों में विद्यमान थे। तो क्या था भैया, पेरिस के बहुत बड़े उद्योगपति का ये क्या था, पुत्र था। बात क्लियर समझ में आ रही है। और साथियों लिखिए, आगे लिखिए, कार्ल मार्क्स और एंजिल्स जो थे इनके विचारों में समानता देखने को मिली। मार्क्स एवं एंजिल्स, मार्क्स एवं एंजिल्स के विचार समान थे। मार्क्स एवं एंजिल्स के विचार कहते भैया समान थे। और एंजिल्स ने मार्क्स से इंग्लैंड के मजदूरों की हालत, इंग्लैंड के मजदूरों की दुर्दशा हालत के बारे में बताया और दोनों ने समाजवाद के लिए, दोनों ने समाजवाद के लिए कार्य करना शुरू किया, कार्य करना शुरू किया। मार्क्स क्या 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 बना भाई, मार्क्स सिद्धांतवेत्ता बना। मार्क्स क्या बना, मार्क्स मेरे साथी सिद्धांतवेत्ता बना तथा एंजिल्स क्या बना, एंजिल्स संगठनकर्ता अर्थात प्रचारकर्ता बना, संगठनकर्ता अर्थात प्रचारकर्ता बना। एंजिल्स तथा मार्क्स के विचारों में कोई असमानता नहीं थी। एंजिल्स के विचार मार्क्स के विचार थे, मार्क्स के विचार थे और मार्क्स के विचार एंजिल्स के विचार थे और मार्क्स के विचार एंजिल्स के विचार थे। तो लिखिए साथियों, तो इन दोनों के विचारों में कोई भी क्या नहीं थी, कोई भी असमानता हमको दिखाई नहीं देती है। बात क्लियर है भाई, चलिए चल लिखिए। मार्क्स से पहले इसे रफ कर लें, उसके बाद हो जाएगा इसमें।
साथियों कमेंट के माध्यम से बता दिया करें कि आप लोगों को जो क्लास है वो कैसी लग रही है, और हमारे द्वारा जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है वो कैसा लगता है आपको, क्लास कैसी लगती है, अच्छी लगती है, या फिर भाई कोई सुधार की अगर आशंका है तो आप हमें वो भी बताइए। तो साथियों आप लोगों की जो, यदि आप सुधार करने के लिए बोलेंगे तो हमें वो स्वीकार है, क्योंकि भाई स्टूडेंट्स के माध्यम से ही जो शिक्षक होते हैं वो सीखते हैं। मैं अपने लिए शिक्षक तो नहीं मानता, लेकिन मैं भी साथियों स्टूडेंट ही मानता हूँ अपने लिए इस सब्जेक्ट का। लेकिन बस इतना है कि एक समझाने का वे है, कि जो समझाने का तरीका है वो थोड़ा पता है, आप लोगों से पहले तैयारी कर ली है, तो इसलिए क्या है कि हम भी आप लोगों के लिए पढ़ाते हैं। आप लोगों के क्या है, आप लोगों के बड़े भाई छोटे भाई जो आप मानना चाहें मान सकते हैं। जो मेरी भाई और बहन जो भी क्लास देखते हैं, आप लोग मुझे बता दिया करें कि सर आपकी क्लास अच्छी लग रही है, कि या भैया जी आपकी क्लास अच्छी लग रही है। ठीक है भैया, चलिए आगे लिखें। मार्क्स से पहले साथियों क्लास लेने के बाद आप लोग क्या करते रहें, रिवीजन कर लें 1-2 बार, उसके बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मार्क्स से पहले इंग्लैंड में काल्पनिक समाजवाद विद्यमान था। काल्पनिक समाजवाद के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? तो काल्पनिक समाजवाद के प्रतिपादक या उसके जो जनक हैं वो रॉबर्ट ओवेन माने जाते हैं। प्रतिपादक रॉबर्ट ओवेन तो कौन माने जाते हैं? रॉबर्ट ओवेन माने जाते हैं। तथा तब ये इसके समर्थक कौन कौन हैं? तो समर्थकों में जो नाम आता है, समर्थकों में चार्ल्स फोरियर, टॉमस मूर, सेंट साइमन आदि माने जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि भैया जो कार्ल मार्क्स थे, कार्ल मार्क्स से पहले इंग्लैंड में काल्पनिक समाजवाद विद्यमान था। और काल्पनिक समाजवाद के यदि हम इसके जनक की बात करें, प्रतिपादक की बात करें, तो कौन माने जाते हैं भैया? रॉबर्ट ओवेन माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? रॉबर्ट ओवेन माने जाते हैं। इसके समर्थकों की बात करी जाए तो चार्ल्स फोरियर इसके समर्थक हैं, टॉमस मूर इसके समर्थक हैं। टॉमस मूर की किताब का क्या नाम है? यूटोपिया। क्या नाम भैया? यूटोपिया। क्या नाम भैया जी? यूटोपिया। इनकी क्या है? बुक है। इनकी क्या है मेरे साथी? बुक है। तो भैया जी इनकी बुक, हाँ, टॉमस मूर की यूटोपिया। अगले समर्थक कौन है? तो सेंट साइमन इनके समर्थक माने जाते हैं। किसके? काल्पनिक समाजवाद के साथियों। आगे लिखें, जो काल्पनिक समाजवादी थे, काल्पनिक समाजवादियों ने साथियों, यहाँ पर लिखिए, काल्पनिक समाजवादियों ने इंग्लैंड में मजदूरों की जर्जर हालत का कारण
पूंजीवादी व्यवस्था तो बताया, पूंजीवादी व्यवस्था तो बताया, लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था से, लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था से बाहर कैसे निकला जाए, बाहर कैसे निकला जाए और बाहर कैसे निकला जाए और समाजवाद की स्थापना कैसे की जाए, इस बारे में कुछ नहीं बताया। या फिर लिखिए इससे संबद्ध, इससे संबद्ध विचार प्रस्तुत नहीं किए, विचार प्रस्तुत नहीं किए। तो काल्पनिक समाजवादियों ने इंग्लैंड के मजदूरों की जर्जर हालत का कारण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को तो बताया, पूंजीवादी व्यवस्था को बताया, लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था से कैसे बाहर निकला जाए और कैसे समाजवाद की स्थापना की जाए, ये सब कुछ इन्होंने नहीं बताया। इसके संबंध इन्होंने कोई भी विचार नहीं रखे साथियों। इसीलिए इनकी आलोचना करते हुए वेपर क्या कहते हैं, लिखिए इसीलिए 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 काल्पनिक समाजवादियों की आलोचना करते हुए इसीलिए काल्पनिक समाजवादियों की आलोचना करते हुए वेपर कहते हैं कि, वेपर क्या कहते हैं भैया, वेपर कहते हैं कि काल्पनिक समाजवादियों ने सुंदर गुलाब के पुष्प की कल्पना तो की, लिखिए कि काल्पनिक समाजवादियों ने, काल्पनिक समाजवादियों ने सुंदर गुलाब के पुष्प की, सुंदर गुलाब के पुष्प की कल्पना तो की, कल्पना तो की, लेकिन उसके लिए जमीन तैयार नहीं की, लेकिन उसके लिए जमीन तैयार नहीं की। किसने कहा मेरे साथी, तो काल्पनिक समाजवादियों की आलोचना करते हुए वेपर कहते हैं कि काल्पनिक समाजवादियों ने एक सुंदर गुलाब के पुष्प की कल्पना तो की, लेकिन उसके लिए ज़मीन तैयार नहीं की। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो इसी के विरोध में ये कहते हैं अपने वेपर, जैसा कि काल्पनिक समाजवादी इंग्लैंड में मजदूरों की जर्जर हालत का कारण पूंजीवादी व्यवस्था तो बताया, लेकिन इससे पूंजीवादी व्यवस्था से कैसे बाहर निकला जाए, कैसे समाजवाद की स्थापना की जाए, इसके बारे में नहीं बताया। इसीलिए वेपर भाई साहब क्या कहते हैं इसकी आलोचना करते हुए कि काल्पनिक समाजवादियों ने सुंदर गुलाब के पुष्प की कल्पना तो की, लेकिन इसके लिए उन्होंने ज़मीन तैयार नहीं की। इस बारे में इन्होंने बताया। मार्क्स क्या कहते हैं साथी, मार्क्स ने ना केवल पूंजीवादी व्यवस्था की आलोचना किया, बल्कि आगे लिखिए, मार्क्स ने ना केवल
पूंजीवादी व्यवस्था की आलोचना की, बल्कि पूंजीवादी व्यवस्था को कैसे समाप्त किया जाए, पूंजीवादी व्यवस्था को कैसे समाप्त किया जाए और कैसे समाजवाद की स्थापना किया जाए, इस बारे में भी बताया, इस बारे में भी बताया। बात क्लियर भैया यहाँ तक? इसलिए मार्क्स को क्या कहा जाता है, इसीलिए मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। ठीक है भैया। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भाई कोई आपसे पूछ ले, सीनियर पूछ ले कि वैज्ञानिक समाजवाद का मार्क्स को जनक क्यों कहा जाता है, आपने कहना है कि भैया मार्क्स ने जो पूंजीवादी व्यवस्था के कारण वहाँ के जो मजदूरों की जर्जर हालत हुई थी, इंग्लैंड के मजदूरों की, उसका विरोध तो किया ही किया, और उन्होंने ये भी बताया कि पूंजीवादी व्यवस्था को कैसे समाप्त किया जाए और समाजवाद को कैसे इसके स्थान पर स्थापित किया जाए, इस बारे में भी उन्होंने बताया। इसीलिए मार्क्स को क्या कहा जाता है, मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है मेरे साथी। बात क्लियर है यहाँ तक, है ना? इसे रफ कीजिए फटाफट, इस बार अपना क्लियर हो जाएगा, है ना? स्क्रीनशॉट लीजिए बहुत जल्दी। चलिए, चलिए साथियों, आप जानते हैं कि अपने पास संसाधनों की कमी है। जो अपन लोग जो यूज करते हैं वो मार्कर वाला बोर्ड यूज करते हैं, लेकिन साथियों वर्तमान समय में क्या चल रहा है, वर्तमान समय में एक डिजिटल बोर्ड का ट्रेंड चल रहा है, पैनल का ट्रेंड चल रहा है, लेकिन उसकी अपने पास क्या है, उसकी कमी है। इसलिए जो क्लास है, अपने लोगों की क्लास ज़्यादा दूर तक नहीं जाती होगी, लेकिन जितने लोग तक भी जाती होगी, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 6 लोग, जो भी आप लोग क्लास देखते हैं, आप लोगों का बिल्कुल भला होगा। निश्चिंत रहिए, बिल्कुल साथ के साथ बने रहिए साथियों, बिल्कुल चिंता ना कराएं। आप लोगों की तैयारी बिल्कुल 1 नंबर होनी है अगर हम आपके साथ हैं। एक कथन है मेरा खुद का, मैं कहता हूँ कि एमएन सर की बोली और बंदूक की गोली दोनों एक समान घाव करती हैं। कहने का तात्पर्य यह है साथियों कि जिस प्रकार से बंदूक की गोली व्यक्ति को घायल कर देती है, उसी प्रकार से मेरी बोली भी व्यक्ति को घायल कर देती है। कैसे? क्योंकि मैं क्या हूँ, मैं जो हूँ, मैं आध्यात्म में बहुत कम विश्वास करता हूँ। मैं वैज्ञानिक तर्क का व्यक्ति हूँ और मैं अधिकतर विज्ञान के तरीके से चलने वाला व्यक्ति हूँ, संविधान के अनुसार चलने वाला व्यक्ति हूँ। मुझे धार्मिक ग्रंथ ज़्यादा मायने नहीं रखते, मुझे कोई मतलब नहीं है उनसे, मुझे केवल संविधान से मतलब है, क्योंकि मुझे उस संविधान ने यहाँ तक पहुँचाया और देश के हर लड़के को बराबरी का अधिकार दिया उस संविधान ने। तो साथियों, मुझे धार्मिक ग्रंथ से कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूँ और उसके अनुसार ही मैं हमेशा आगे बढ़ता हूँ। इसलिए जो मैं तार्किक बात करता हूँ, जो मैं
एक प्रकार से कहा जाए तो वैज्ञानिक बात करता हूँ, वो लोगों को चुभती है। इसलिए मैंने कहा कि हेमंत सर की बोली और बंदूक की गोली दोनों एक समान घाव करती हैं। आप बताइएगा क्या ये बात सच है? ठीक है। तो आगे लिखे मेरे साथी, जो मार्क्स थे, मार्क्स ऐतिहासिक पद्धत और विकासवाद में विश्वास करते थे। चलिए, मार्क्स ने ऐतिहासिक पद्धत एवं विकासवाद में विश्वास व्यक्त किया। ठीक है भैया, आगे लिखिए। हीगल तथा फ्यूरबैक के विचारों का मार्क्स पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। मार्क्स ने हीगल से द्वंद्ववाद तथा फ्यूरबैक से भौतिकवाद का विचार लिया। तो कहा जाए साथियों, जो मार्क्स थे, मार्क्स भौतिकवादी विचारक भी थे। तो भौतिकवाद का विचार किससे लिया? फ्यूरबैक से लिया। फ्यूरबैक का साथियों एक प्रसिद्ध कथन है, लिखिए। फ्यूरबैक का एक प्रसिद्ध कथन, ठीक है भाई। क्या कथन है? लिखिए कि ईश्वर ने मानव का सृजन नहीं किया, बल्कि मानव ने ही ईश्वर का सृजन किया है। ठीक भैया, वर्तमान की स्थिति को देखते हुए ये कथन क्या है, ये पूरी तरीक़े से साबित होता है। आप देख ही रहे होंगे कि आज उन देवी माता की, उन देवताओं की जो मूर्ति है उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। ये इस कथन से कहीं ना कहीं संबद्ध है। आप इस बात को देख सकते हैं, व्यवहार में भी देख सकते हैं, आधुनिक राजनीति में देख सकते हैं साथियों। आधुनिक जो इस समय जो राजनीति चल रही है, इस समय जो आप जानते हैं किस लेवल पर धर्म को तवज्जो दी जाती है, तो आप लोग देख सकते हैं उस लेवल पर जाकर के इस कथन को। ठीक है, समझ रहे हैं साथियों आप लोग, है ना? तो मार्क्स जो थे, मार्क्स ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी समाजवादियों, बस एक लाइन और लिख लीजिए, मार्क्स ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी समाजवादियों, ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी समाजवादियों एवं ब्रिटिश आदर्शवादियों से
ब्रिटिश आदर्शवादियों से काफी प्रभावित था, काफी प्रभावित था। बात क्लियर है। मार्क्स की मृत्यु कब हुई? तो 1883 ईस्वी में। मार्क्स की मृत्यु, मार्क्स की मृत्यु 1883 ईस्वी में हुई। ठीक भैया, मैं जरा देख लूं कितनी क्लास हुई है अपनी अभी तक। ठीक, अपनी क्लास मेरे साथी 1 घंटा 11-12 मिनट की हो चुकी है। ठीक है, अगर आप लिखना चाहें तो मार्क्स की आप लोग किताब लिख सकते हैं। 5 मिनट और दे रहा हूँ आपको, आप लिखिए, क्योंकि लिखने में थोड़ा समय लगता है, फालतू का ही जाता है अपना, है ना। लिखिए मार्क्स की पुस्तकें, मार्क्स की पुस्तकें, मार्क्स की पुस्तकें। तो मार्क्स की कौन कौन सी पुस्तकें हैं, लिखिए जरा आप। एक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, साम्यवाद का घोषणा पत्र। लिखिए कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, यानी कि साम्यवाद का घोषणा पत्र, घोषणा पत्र। ये जो पुस्तक है साथियों, ये मार्क्स का भी इसमें योगदान था, और भैया इसके जो सहलेखक थे, सहलेखक कौन थे? एंजल्स, तो आप जानते ही हैं भाई। तो इन दोनों के क्या थे? इन दोनों का योगदान था। पुस्तक बात करें जाए कब लिखी गई, तो 1847 ईस्वी की बात है। 1847 ईस्वी में ये पुस्तक भाई साहब लिखी गई। ठीक है, एक है पुस्तक दास कैपिटल, दूसरी है दास कैपिटल, दास कैपिटल। तो दास कैपिटल कब लिखी गई? दास कैपिटल के बारे में बात की जाए तो 1877 में ये पुस्तक है, 1877 की ये पुस्तक मानी जाती है। दास कैपिटल जो पुस्तक थी साथियों, ये पुस्तक 2 खंडों में लिखी गई थी। ये पुस्तक कब लिखी गई? 2 खंडों में लिखी गई, है ना, 2 खंडों में लिखी गई होगी। तो दास कैपिटल पुस्तक के बारे में कब इन्होंने लिखना शुरू किया? 1877 में। तो इन्होंने खंड 1 जो लिख लिया, खंड 1, खंड 1 की बात करी जाए तो इन्होंने जो खंड 1 लिखा वो 1885 में लिख लिया था। 1885, 1800 1885 में पूरा हुआ था। आप सोचेंगे कि गुरुजी 1883 में तो इनकी मृत्यु हो गई थी, ऐसा कुछ नहीं है। 1885 भैया है ना एंजल साहब, अरे एंजल साहब है ना, इनके दोस्त, उन्होंने पूरा किया। ठीक है, दूसरा जो इनका खंड जो पूरी तरीक़ा से जो लिखा गया भैया 1877 तक तो दास ये थे अपने मार्क्स, उसके बाद एंजल्स ने पूरा किया। दूसरा लिखा गया 1894 में, 1894 में। एक है वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट, तीसरी पुस्तक कौन सी है? वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट, वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट। ठीक है भाई। एक पुस्तक है इनकी जर्मन आइडियोलॉजी, एक पुस्तक है इनकी चौथी, जर्मन
जर्मन आइडियोलॉजी। ठीक भैया, ये भी मार्क्स प्लस एंजिल है, मार्क्स प्लस एंजिल, यानी कि इन दोनों को सहयोग से लिखी गई, मार्क्स प्लस एंजिल्स ने। एक है गोथा प्रोग्राम, गोथा प्रोग्राम, गोथा प्रोग्राम, ये पुस्तक भी किसकी है? मार्क्स की मानी जाती है। एक और लिखिए सिविल वार इन फ्रांस, सिविल वार इन फ्रांस, ये भी किसकी है? मार्क्स की। एक और लिखिए क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, क्रिटिक, सातवीं पुस्तक है, क्रिटिक, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक भैया, ये पुस्तक जो है, ये सात पुस्तक आप ध्यान रखेंगे तो मार्क्स की पुस्तक कौन कौन सी हैं, आपको ध्यान कौन कौन सी रखनी है। देखिए याद कौन कौन सी रखनी है, अधिकतर जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, साम्यवाद का घोषणा पत्र 1847। एक दूसरी आती है दास कैपिटल, ये पुस्तक आती है आपके 1877 वाली। ठीक है, एक आप लोग याद कर लीजिएगा क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक भैया, पॉलिटिकल इकोनॉमी। एक देख लीजिएगा गोथा प्रोग्राम, ये पुस्तक। ये 3-4 पुस्तक इनकी क्या है, महत्वपूर्ण मानी जाती है मेरे साथी। ठीक भैया, चलिए, तो जितने भी मेरे बहन और भाई, जितने भी मेरे साथी बंधु जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग खुश रहिए, ज़बरदस्त रहिए और आनंद उठाइए साथियों, पढ़िए ध्यान लगा करके। तो रिव्यू ज़रूर दीजिएगा साथियों, आप लोगों की क्लास कैसी रही, कैसी लगी आप लोगों को क्लास, और जैसे भी आपके विचार हैं क्लास के संबंध में आप लोग लिख सकते हैं। आप लोगों को पूरी स्वतंत्रता है, मेरी तरफ से कमेंट पूरी तरीक़ा से खुले हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद साथियों, नमस्कार, जय हिंद।